आज की इस क्लास में हम आप लोगों को केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। इसमें हम आप लोगों को पदार्थ चैप्टर से बताने वाले हैं और बहुत ही अच्छा है। ये हर एक एग्ज़ाम में जो है सो आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार पुलिस का दे रहे हैं, दरोगा का दे रहे हैं, बीपीएससी का दे रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप दे पा रहे हैं ना, तो इतना ध्यान में रखिएगा कि इस चैप्टर से जो है सो 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है पदार्थ चैप्टर से। इसलिए इस चैप्टर को आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझने की आवश्यकता है। इससे पहले भी हमने केमिस्ट्री के और सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उस वीडियो को भी देखिए और इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम हर एक चीज़ों को अच्छे ढंग से, बारीकी ढंग से समझाने की कोशिश से किए हैं। तो चलिए देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पदार्थ के बारे में बोल रहे हैं ना, तो पदार्थ हम सबसे पहले समझेंगे कि पदार्थ आखिर होता क्या है ना। पदार्थ होता क्या है, सबसे पहले इसको आपको समझना है। तो पदार्थ समझने से पहले हम इसका ये समझ लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, क्योंकि पदार्थ के लिए अगर परिभाषा आपसे पूछा जाएगा तो आप तो डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि वह वस्तु जो कुछ स्थान छेकता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, वह क्या होता है, तो पदार्थ कहलाता है। लेकिन इस पदार्थ का भी अपना कुछ निर्माण होता है। अब किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है तो उसको ज़रा समझिएगा। सबसे पहले इसको ध्यान में रखना है कि ब्रह्मांड जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है ना, ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ, ब्रह्मांड मतलब अंतरिक्ष में जो आप लोग ब्रह्मांड के नाम से जानते होंगे, और उसी में जो है सो बहुत सारे ग्रहों हैं, और ब्रह्मांड का निर्माण जो है वो लगभग हम कह सकते हैं कि गैसों से मिलकर बना हुआ है। अब गैस में जो है यहाँ पर 2 प्रकार के एनर्जी काम करता है। एक एनर्जी जो है जिसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं, और दूसरा जो है सो पदार्थ है। तो इन दोनों को मिलने से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। किससे तो आप कहेंगे कि एनर्जी से। एक तो हो जाएगा एनर्जी मतलब हो गया आपका ऊर्जा, तो ऊर्जा से निर्माण हुआ है, और दूसरा आप कह सकते हैं कि पदार्थ से निर्माण हुआ। तो ब्रह्मांड का निर्माण 2 चीज़ों से मिलके हुआ है, ऊर्जा और पदार्थ। तो ऊर्जा कहने का मतलब ये हुआ कि वह चीज़ जो आप महसूस तो कर सकते हैं परंतु वो आपको दिखाई नहीं देता है, तो वो ऊर्जा कहलाता है। जैसे अगर हम अभी बोल के आप लोगों को सुना रहे हैं, कंटेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह क्या है, ध्वनि ऊर्जा, जो केवल आप लोग सुन के महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हमारी ऊर्जा में, हमारी ध्वनि में किसी प्रकार का वजन नहीं है, जो हम ज़्यादा बोल देने के बाद जो है सो आपको लगेगा कि नहीं हमारा 5 किलो का वजन बढ़ गया। तो ये वजन नहीं बढ़ाता है, लेकिन इंटरनल जो है सो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। तो ये ध्वनि ऊर्जा हो जाता है। तो इस प्रकार से ऊर्जा और पदार्थ, इन दोनों को मिलने से जो है सो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। समझ गए। उसके बाद देखिए, अब पदार्थ के बारे में समझना है। तो पदार्थ का जो टाइप्स है ना, वो 2 भागों में इसको बांटा गया है। इससे पहले तो ये आपने जान लिया कि पदार्थ किससे कहेंगे, तो जो स्थान कुछ छेकता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, वही क्या होता है, तो पदार्थ होता है। अब इसका जो भाग देखेंगे, कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, तो पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पे। अब इन दोनों में अंतर समझिए, और उसके बाद इसका पूरा डिटेल है ना, पूरे टाइप्स को हम इसमें बताने वाले हैं। तो सुनिए, इसको समझिए। पदार्थ जो है वो 2 टाइप्स का है। तो एक टाइप्स तो इसको आप ये कह सकते हैं कि इसमें भौतिक अवस्था के आधार पर, तो ये हो गया भौतिक, और दूसरा है आपका रासायनिक अवस्था के आधार पर, तो ये रासायनिक अवस्था, ठीक है ना। तो पदार्थ को हम लोग 2 अवस्थाओं में बांटते हैं। एक भौतिक कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें परिवर्तन करके पुनः जो है सो उसको उस अवस्था में, पूर्व की अवस्था में वापस लाया जा सकता है, उसे भौतिक अवस्था कहेंगे। और वह अवस्था जिसमें एक बार परिवर्तन हो जाने के बाद वो पुनः पूर्व की अवस्था में वापस नहीं लाया जा सके, वो रासायनिक अवस्था कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि पानी से जो है सो बर्फ़ बनाना, तो पानी से बर्फ़ बनाना आसान है, और दोबारा अगर आप चाहते हैं कि बर्फ़ से पानी भी बना लिया जाए, तो वो आप उसको पिघला करके पुनः जो है सो पानी बना सकते हैं। तो इस अवस्था को ही हम क्या कहेंगे, तो भौतिक अवस्था या भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जबकि रासायनिक परिवर्तन में ध्यान में रखिएगा कि जैसे कि दूध है, दूध से हम दही बना दिए, तो दूध से दही तो बन जाएगा, लेकिन अब उसको चाहेंगे कि दही से पुनः हम दूध बना लें, तो ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस परिवर्तन को ही हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब इसकी अपनी भी खुद का जो है सो अलग अलग जो है सो टाइप्स है, तो उस टाइप को भी आपको समझना है। जैसे देखिएगा, भौतिक अवस्था है ना, इस भौतिक अवस्था का भी मुख्य रूप से तो 3 भाग है, लेकिन हम इसमें 5 भागों को आपको बताने वाले हैं। 5 भाग हैं।
भौतिक पदार्थ की भौतिक अवस्था का कुल 5 टाइप्स है। इस 5 टाइप्स को आपको समझना पड़ेगा। मुख्य रूप से तो 3 है, जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे, ठोस कह लेंगे, दूसरे में द्रव कह लेंगे और तीसरे में गैस हो जाएगा। तो ये 3 जो अवस्था है जो मुख्य रूप से अवस्था है, लेकिन इसके अलावे भी 2 अवस्थाएं और है जिसे समझने की ज़रूरतें हैं। ठोस अवस्था, और उसके बाद इसको और अगर गलन कर देते हैं -273 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर अगर इसको हम ले आते हैं तो इसी का जो है सो हम कहते हैं इसको बॉस आइंस्टीन कंडक्ट कहते हैं, मतलब बॉस आइंस्टीन कंडक्ट, ठीक है ना। जब किसी भी पदार्थ का जो टेम्परेचर एकदम न्यूनतम -273 डिग्री सेल्सियस तक उसको ठंडा कर दिया जाता है तो उसी को जो है हम बॉस आइंस्टीन कंडक्ट कहते हैं। उसी में 5वां अवस्था जो होती है वो होती है आपका प्लाज्मा। 5वां अवस्था जो है सो प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा कहने के मतलब जब पदार्थ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, जिस अवस्था में सूर्य होती है, सूर्य के पास अत्यधिक ऊष्मा होती है, ताप होती है, जिसके कारण उसको हम प्लाज्मा अवस्था के रूप दे सकते हैं। तो ये प्लाज्मा अवस्था हो जाएगा। तो ये मुख्य रूप से जो है सो आपको 3 ही अवस्था होती है, लेकिन 2 और अवस्था जोड़ देने के बाद ये भौतिक अवस्था जो है, भौतिक परिवर्तन जो है उसको 5 प्रकार हो जाता है। और वो 5 प्रकार कौन कौन से है तो आप ध्यान में रखेंगे, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडक्ट। ये 5 प्रकार का ये जो है सो भौतिक अवस्थाएं होती हैं। अब मुख्य रूप से आपको समझना है रासायनिक अवस्था के बारे में। रासायनिक अवस्था से ही आपको क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये अवस्था तो बहुत आसान सा है, ये तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं। रासायनिक अवस्था को समझिएगा तो इस रासायनिक अवस्था का भी जो अपना वैल्यू होती है, तो इसको भी हम 2 भागों में ही बांटते हैं। रासायनिक पदार्थ को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरे को कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। एक शुद्ध हो जाएगा, दूसरा अशुद्ध हो जाएगा, ठीक। अब जो शुद्ध पदार्थ होता है इसका भी 2 भाग होता है। एक भाग को हम लोग कहते हैं तत्व और दूसरे को कहते हैं यौगिक। एक हो गया तत्व और दूसरा हो गया यौगिक, ठीक। उसी प्रकार से अशुद्ध पदार्थ जो होती है, इस अशुद्ध पदार्थ को हम दूसरे शब्दों में मिश्रण कहते हैं इसको। तो ये मिश्रण हो गया। अब मिश्रण का भी अपना भाग होता है, 2 भाग होता है। एक भाग को हम लोग समांग मिश्रण कहते हैं और दूसरे को विषमांग कहते हैं, विषमांग मिश्रण। ये मिश्रण का भी 2 अपना अलग प्रकार होता है। एक को हम समांग मिश्रण कहते हैं, दूसरे को विषमांग मिश्रण कहते हैं। उसके बाद इधर अगर आ जाइएगा तो आप इसी में जानते हैं कि तत्व का भी अपना 2 भाग होता है। तो इस तत्व के 2 भागों में से एक भाग का नाम हो जाएगा आपका धातु और दूसरे का नाम हो जाएगा अधातु। तो ये 2 भाग इसका तत्व का अगर भाग पूछेगा कितने भागों में बांटा गया है तो 2 भागों में, एक को धातु कहते हैं और दूसरे को अधातु कहते हैं। तो ये हो गया तत्व का प्रकार। और यौगिक जो है सो यौगिक क्या होता है कि कभी भी अगर आपसे यौगिक के बारे में पूछा जाएगा ना तो आप एक ही जवाब दीजिएगा कि जब कभी भी तत्वों का समूह जो होती है, 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलने से ही यौगिकों का निर्माण होता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग तत्व हैं, इन दोनों तत्वों को आपस में सम्मिश्रण कर दिया जाएगा तो यहाँ से एक जल का निर्माण होता है। जल एक प्रकार का यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्वों को मिलने से बना है। तो ये होता है यौगिक। और तत्व क्या होती है, वो हमेशा अलग अलग अकेले अकेले होती हैं। जैसे कि आप लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ये सब सुने होंगे ना, तो वो सभी क्या है तो तत्व है, ये अकेले अकेले स्वतंत्र अवस्थाएं होती हैं। अब उसके बाद देख लीजिए, ये तो समांग मिश्रण हो गया। समांग मिश्रण को हम लोग वास्तविक मिश्रण भी कहते हैं, वास्तविक मिश्रण, ठीक है। ये वास्तविक मिश्रण हो जाएगा। उसके बाद जो विषमांग मिश्रण होता है, विषमांग मिश्रण को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग को हम लोग नाम देते हैं कि निलंबन हो जाएगा और दूसरे को कोलाइड कहते हैं, कोलाइड। तो इस प्रकार से देखिए ये पदार्थों का जो है सो वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, समझना है, क्योंकि यहीं से जो है सो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। एक बार फिर से हम इसको डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा इसको। यहाँ पर जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड का निर्माण किन चीज़ों से बना है, तो आपको बताना है कि 2 पदार्थों से, 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक ऊर्जा और दूसरा पदार्थ। ऊर्जा के बारे में पूछेगा तो आपको बताना है कि वह चीज़ जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं परंतु उसमें कोई भार नहीं होता है, वजन नहीं होता है, वह ऊर्जा कहलाता है। जैसे हम बोल के सुना रहे हैं तो यह क्या है, ध्वनि ऊर्जा है,
ठीक है। उसके बाद पदार्थ कहेगा तो पदार्थ के लिए आपको बताना है कि पदार्थ में भार होता है, द्रव्यमान होता है और वो कुछ स्थान छेकता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। अब इस पदार्थ का ही वर्गीकरण आपको सीखना है। तो पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, एक भाग का नाम हमने भौतिक परिवर्तन दिए हैं और दूसरे को हमने रासायनिक परिवर्तन बोले हैं। तो इसके दो अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। अब जो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन है, भौतिक अवस्था है, इस भौतिक अवस्था का मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, अन्यथा इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें 3 भाग है ठोस, द्रव, गैस। इसके बारे में आप लोग पहले से भी सुने होंगे। और दूसरा अवस्था यहाँ पर बॉस-आइंस्टीन कंडक्ट कहना है, जिसका टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस तक होती है, यानी कि यहाँ तक फ्रिज भी काम नहीं करता है, उतना इसका जो है सो न्यूनतम ताप होना चाहिए। तो इतने ताप पर जो अगर पदार्थ रहेगा उसको हम बॉस-आइंस्टीन कंडक्ट की अवस्था में कहेंगे। और दूसरी स्थिति में जो सूर्य होती है, इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होती है, इतनी हाई टेम्परेचर और किसी अन्य पदार्थ ही देखने को मिलता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ये पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था हो गया। तो ये आपने 5 समझ लिए। अब रासायनिक परिवर्तन के लिए कहेगा तो रासायनिक परिवर्तन में भी हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग का नाम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, शुद्ध कहते हैं, और दूसरे को अशुद्ध पदार्थ के रूप में डिवाइड करते हैं। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा शुद्ध पदार्थ का कितने टाइप्स है, तो आपको बताना 2 टाइप्स है, तत्व है और यौगिक है। फिर तत्व को हमने 2 भागों में बांटेंगे, धातु और अधातु। अब धातु और अधातु में अगर आप लोग अंतर नहीं जानते हैं तो इसके लिए भी बताएंगे, लेकिन अभी तो एक वर्गीकरण दिए हैं, इसके बाद हर एक चीज़ों को डिटेल में समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। यौगिक के लिए हमने बता ही दिए कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलने से कोई नया जो है सो फॉर्मूला तैयार होता है, उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। यानी कि ध्यान में रखिएगा आप लोग, जिसका आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं वो यौगिक होगा, और जिसका फॉर्मूला आप लोग नहीं लिख सकते हैं वो यौगिक नहीं होगा, वो मिश्रण हो जाएगा। जैसे जल है तो जल का हम फॉर्मूला जानते हैं, H2O होता है, तो H2O क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। अगर कोई आपसे कह दे कि मिट्टी, तो मिट्टी का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं नहीं, तो मिट्टी क्या हो जाएगा, तो एक मिश्रण हो जाएगा, मिट्टी मिश्रण हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी कोई चीज़ दे दे आपको और पूछेगा कि ये जो है सो मिश्रण है या यौगिक है, तो आप बड़े ही इजीली ढंग से बता सकते हैं। जिसका फॉर्मूला होगा वो यौगिक होगा, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा वो मिश्रण होगा। जैसे गोबर कह दिया तो गोबर का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो उसको क्या बताना है, मिश्रण बताना है। समझ गए। अब उसके बाद आगे देखिएगा, मिश्रण को 2 भागों में बांटे, एक समांग मिश्रण कहते हैं और दूसरा विषमांग मिश्रण कहते हैं। समांग मिश्रण कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी 2 पदार्थों का कण एक दूसरे में अच्छे से मिल जाते हैं तो उसको समांग मिश्रण कहते हैं, छानने के बाद भी उसमें से कुछ नहीं निकलता है। और विषमांग मिश्रण वो कहते हैं कि जब 2 पदार्थों के बीच किसी भी प्रकार का जो अच्छे से मिलावटें नहीं हो पाता है तो उसको हम लोग विषमांग मिश्रण कहते हैं। और इस विषमांग मिश्रण का 2 भाग होता है, एक निलंबन कहलाता है और दूसरा कोलाइड कहलाता है। अब निलंबन और कोलाइड क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे। तो अब यहाँ वर्गीकरण के बाद हम स्टार्ट करते हैं पदार्थ के भौतिक अवस्था के बारे में, और इसको समझने के बाद फिर रासायनिक अवस्था पर आएंगे, हर चीज़ को डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे से हम समझाएंगे, आपको हर एक चीज़ समझ में आने वाला है। और यह जो है सो आपको लगभग स्टेट बोर्ड से लेकर के आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं और भौतिक परिवर्तन को देखते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को समझना है पदार्थ के भौतिक अवस्था के बारे में, और यहाँ से आपको 100% हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का एग्जाम दीजिएगा उसमें 1 नंबर तो फिक्स्ड है, 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि उस टाइप का हम अभी क्वेश्चन डील करवाने वाले हैं। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से बारीकी ढंग से इसकी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपको इंपॉर्टेंट जानकारी छूट जाएगा। इसलिए आप लोग जरूर इसको देखते रहेगा शुरू से अंत तक। देखिए अवस्था अभी जैसे कि हमने बताए थे कि मुख्य रूप से यहाँ पर 3 अवस्था होती है, जिसमें एक अवस्था ठोस होती है तो ठोस लिखेंगे, दूसरा जो है सो द्रव होती है तो द्रव लिखेंगे, और तीसरा गैस होती है तो यहाँ पे हमने इसको गैस बना दिया। 3 अवस्थाओं को 3 भागों में बांट के 3 कोने पे इसको रख करके, और उसके बाद देखेंगे कि कोई भी पदार्थ अगर ठोस से सीधा द्रव बन गया तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन हो गया तो उसे क्या कहेंगे, गैस से सीधा ठोस में परिवर्तन हो गया उसे क्या कहेंगे। इन तमाम क्वेश्चनों के बारे में अभी आपको जानकारी मिलेगा, और यहाँ से क्वेश्चन श्योर आता ही आता है, इसलिए हमने बताया है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आप लोग मत कीजिएगा, नहीं तो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपसे मिस हो जाएगा और फिर आप सीख नहीं पाएंगे, आधा ज्ञान लेकर के जाएंगे। सुनिए,
ठोस अवस्थाएं जो होती है ना पदार्थ का, इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा कि पदार्थ की ठोस अवस्था क्या होती है, तो आप लोग भी जानते हैं ठोस मतलब मजबूत, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होती है, उसी को क्या कहेंगे, ठोस अवस्था कहेंगे। और द्रव में क्या होता है कि इसका आयतन तो निश्चित होती है, लेकिन इसका आकार परिवर्तन हो सकता है। जैसे मान लेते हैं एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी में जब रखते हैं तो उसका वजन तो उतना ही रहता है, लेकिन आकार उसका गिलास के रूप में है। अगर उसी पानी को हम किसी थाली में जा करके रख दिए तो वजन तो उतना ही रहेगा, लेकिन पानी का आकार जो है वो थाली के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं इसमें कि इसका जो है सो द्रव्यमान तो फिक्स्ड होती है, लेकिन आकार में परिवर्तन हो सकता है, हो जाता ही है। और गैस जो है, गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है, ना इसका आकार निश्चित होता है, जिसमें रखो उसी का आकार ले लेता है। आयतन अगर वायु में खोल देते हैं तो फिर वो भाग जाता है। तो इसका आकार और आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। इसका जो है सो आपका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, और इसका दोनों निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। तो ये अवस्थाएं तीनों आपने समझ लिए। अब उसके बाद परिवर्तन के बारे में समझिए कि कब ये परिवर्तन करने के बाद क्या नाम से जाना जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कभी भी ठोस पदार्थ को अगर हम किस में बदल दिए हैं, द्रव में बदल दिए हैं, ठोस पदार्थ को द्रव में बदल दिए हैं, तो आप लोग क्या जानते हैं कि ठोस को द्रव में कब बदला जाएगा, जब ये पदार्थ गलेगा। तो गलेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, गलन कहेंगे, ये गलन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसके ठीक विपरीत अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदल रहा है, तो द्रव फॉर्म मतलब समझ लीजिए आप पानी को आपको बर्फ ठोस अवस्था में लाना है तो उसको जमाना पड़ता है। जमाने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि इसको जमना कहेंगे, जमना। और इसी ठोस यानी कि बर्फ को अगर हम द्रव में यानी कि पानी में लेकर के आना चाहते हैं तो उसको गलाना पड़ता है, इसलिए इसको गलन की अभिक्रिया कहेंगे, गलन क्रिया कहेंगे। तो ये दोनों अवस्थाओं के बारे में अपने अच्छे से समझ ले। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, आपको बताना है, गलन कहते हैं। फिर पूछेगा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने के लिए इस क्रिया को क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आगे आपसे पूछा जाएगा कि अगर किसी पदार्थ को हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ठोस से गैस में ही बदल देते हैं, मतलब द्रव बीच में बिचौलिया को नहीं रखते हैं, सीधा गैस में ही लेकर के कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस अवस्था को क्या कहेंगे। तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि इसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। ये ऊर्ध्वपातन है। जैसे कपूर क्या है, ठोस अवस्था में है, तो उसमें जब हम माचिस की तीली जलाते हैं, उसको जलाते हैं तो देखते हैं कि उसमें कोई उसका द्रव नहीं बनता है, सीधा के सीधा वायुमंडल में जो है सो सब गैस बन करके हवाओं में मिल जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। और कपूर इसका बहुत ही अच्छा जो है सो उदाहरण है। नवसादर भी होती है, वो भी जो है सो ऊर्ध्वपातन का ही उदाहरण माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है इसमें इसके ठीक विपरीत पूछा जाएगा कि अगर ये कन्वर्ट अपोजिट हो जाता है, जैसे कि गैस से सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ का गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है, निक्षेपण, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बनेगा और यही क्वेश्चन आपको ध्यान में नहीं रहने के कारण आपसे गलती हो जाता है और आप जो है सो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद इस क्रिया को देखिएगा। अगर हम जानते हैं कि गैस द्रव से सीधा क्या कर देते हैं, गैस में परिवर्तन कर देते हैं, पदार्थ की द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो द्रव मतलब आप समझ लीजिए जो पानी, और पानी को जो है सो गैस में यानी कि वायुमंडल में जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, वाष्प बनना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं टेम्परेचर मिलने से पानी वाष्पन क्रिया के द्वारा वायुमंडल में चला जाता था, मतलब वाष्पन की क्रिया इसमें होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पन की क्रिया, ठीक है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर आपसे पूछा जाएगा कि गैस अवस्था से सीधा द्रव अवस्था में पदार्थ कन्वर्ट हो रहा है, तब इसको क्या कहेंगे। तो देखिए गैस अवस्था में है और द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो रही है, तो इस अवस्था को क्या कहती है, तो इस क्रिया को हम लोग संघनन की क्रिया कहते हैं। ये हो जाएगा आपका संघनन। क्योंकि संघनन मतलब जान रहे हैं कि जैसे कि बर्फ, जैसे कि ऊपर से ओस के रूप, बर्फ नहीं पानी ऊपर से वायुमंडल से ओस के रूप में नीचे गिरती है ठंड के मौसम में, और घास दुभी जो होती है या फिर किसी भी जंगल झाड़ पे आप देखते होंगे कि उस पर जो है सो पानी का छोटा छोटा बूंद जो है सो आके अटका हुआ रहता है, तो मतलब वो संघनित होकर के द्रव अवस्था में कन्वर्ट होती है। तो इस क्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। और द्रव से सीधा वाष्प में जा रही है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे,
द्रव से सीधा गैस में जा रही है तो इसको वाष्पन कहेंगे। तो ये 3 अवस्थाओं में जो परिवर्तन था उसको आपने अच्छे से समझ लिए। लेकिन इसके बाद भी एक और अवस्था होती है जो प्लाज्मा अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इस प्लाज्मा अवस्था को ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका प्लाज्मा, ये प्लाज्मा अवस्था है, ठीक है। अब प्लाज्मा अवस्था में क्या क्रियाएं होती है जरा उसको देखिए। जब कभी भी गैस अत्यधिक गर्म होकर के कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा अवस्था में, क्यों? क्योंकि इसमें आयनीकरण की क्रियाएं होती हैं। आयनीकरण की क्रिया जब होगी, है ना, तो इसी को क्या कहेंगे? आयनीकरण की क्रिया के द्वारा जो है सो गैस की अवस्था से सीधा प्लाज्मा अवस्था, मतलब अत्यधिक टेम्परेचर पाने के बाद ये आयोनाइज्ड हो जाती है। आयनीकरण की अभिक्रियाएं इसमें होती है और ये प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन वही प्लाज्मा अवस्था से जब कभी भी इसे गैसीय अवस्था में कन्वर्ट करना हो तो आयनीकरण से अन्य आयनीकरण की अभिक्रिया इसमें होगी, अन्य आयनीकरण, ठीक है ना। तो ये अनआयनीकरण की अभिक्रिया इसमें होगी, तो ये किस में चला जाए? प्लाज्मा से गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, यह जो है सो टेम्परेचर, जैसे प्लाज्मा अवस्था में आपका इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मान सकते हैं सूर्य में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होती है तो उसको हम प्लाज्मा अवस्था में कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें गैस से प्लाज्मा अवस्था में जाने के लिए आयनीकरण की अभिक्रियाएँ होती है और प्लाज्मा से गैस में आने के लिए इसको अनआयनीकरण की अभिक्रियाएँ होती है। बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक देख लीजिए कि अगर मान लीजिएगा ठोस है, ठोस को और भी ज़्यादा हम क्या कर लेते हैं, और भी ठंडा कर लेते हैं, तो इसी को हम लोग बॉस-आइंस्टीन कंडक्ट के नाम से जाने थे। बॉस-आइंस्टीन कंडक्ट, ठीक है ना। इसमें टेम्परेचर जो होते हैं वो -273 डिग्री सेल्सियस के करीब होते हैं, करीब क्या इतना ही होता है। तो इतना टेम्परेचर निम्न हो जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉस-आइंस्टीन कंडक्ट कहते हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है क्योंकि इसी से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। ऊर्ध्वपातन हमने बताया है, आपसे पूछा जाएगा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है, तो आपको बताना है कि इसकी जो है बेस्ट उदाहरण कपूर होता है, नौशादर होती है। और इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन की क्रिया किसमें होती है? तो ठोस से सीधा गैस में बदलता है तो उसको ऊर्ध्वपातन की क्रियाएं कहते हैं। इसका यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से सर्च करके जुड़ जाइए और इसका एक पीडीएफ हम उसमें डालते हैं। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अच्छे से समझिए, सीखिए, ध्यान लगा करके पढ़िए क्योंकि यही सारा क्वेश्चन जो है सो आपसे पूछा जाता है। तो हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।